ग्रेजुएशन कब किया? सर मैं 2004 में सर ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? उसके बाद से समान प्रतियोगिता परीक्षा की सर तैयारी कर रहे हैं। मैंने 2 साल रेलवे में जॉब किया, 4 साल सर भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य किया सर, और 2014 से वर्तमान में बिहार राजस्व सेवा के अधीन सर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में अंचलाधिकारी के पद पर 2015 से लगातार है। रेलवे में काम किया, जीवन बीमा निगम में काम किया, सीयू में काम किया, बहुत ही विविधता है और अस्थिरता भी नजर आती है। आप कैसे देखते हैं अपने आप को इस संदर्भ में? सर चूंकि मेरा मूल लक्ष्य रेलवे के में ज्वाइन करने के समय ही सर मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रति आकर्षित हुआ सर, और उस समय मेरा प्री हुआ भी 48वीं सेवा बननी। उसके बाद सर हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम का चुना, जिसमें मुझे मुजफ्फरपुर डिवीजन में मिली थी, और मेरे माताजी वृद्ध थे, उनका भी सेवा करना था, इसीलिए मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम का चयन किया। और उसके बाद से लगातार हम पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी न किसी रूप में जुड़े रहे, तैयारी करते रहे। आपका स्नातक विषय क्या है? सर मेरा स्नातक विषय इतिहास रहा है सर। ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल मैथिली भाषा एवं साहित्य रहा है सर। इतिहास में आपकी पकड़ ज्यादा है या मैथिली भाषा एवं साहित्य में? जहाँ तक सर मैथिली भाषा और साहित्य से मैंने मुख्य परीक्षा दी है, तो निश्चित रूप से वर्तमान में मैथिली भाषा और साहित्य अपेक्षाकृत अधिक पकड़ है सर। लेकिन इतिहास में मेरा एकेडमिक शिक्षण हुआ है, तो इतिहास में भी अपेक्षाकृत थोड़ा ज्ञान है, लेकिन चूंकि जॉब में है तो मैथिली अपेक्षाकृत ज्यादा है सर। हम पहले इतिहास से शुरू करते हैं आपको। इतिहास को ग्रेजुएशन किया है। भारत का एक ऐसा राजवंश था जिसको अंतरराष्ट्रीय राजवंश कहा जाता है, कौन सा था? सर मौर्य वंश को माना जाएगा सर। माना जाएगा नहीं है, वो बताया जाएगा दोबारा। मौर्य वंश नहीं, मौर्य वंश नहीं है सर। नहीं। अच्छा आप बताइए, जर्मनी और इटली का एकीकरण यूरोप की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी। आप समानताएं और असमानताओं को बताएं। सर दोनों में समानताएं इस अर्थ में है सर कि जर्मनी के एकीकरण में भी व्यक्ति विशेष का योगदान रहा, चांसलर बिस्मार्क का, और इटली के एकीकरण में भी सर योगदान रहा। नहीं, ऐसा नहीं। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान था, एक व्यक्ति विशेष का योगदान, लेकिन इटली के एकीकरण में एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। पहले ये बताइए, आप इटली के एकीकरण में किनका योगदान है? यहाँ तक सर इटली के एकीकरण में मेजनी का सर, काबूल का और गेरिबोल्डी का, और क्षमा करें श्रीमान, अभी ये इतना ही याद आ रहा है। इटली मेजनी का क्या योगदान? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अंतर बताइए, दोनों में अंतर बताइए आप। सर इटली के एकीकरण चांसलर बिस्मार्क के द्वारा 3 चरण में होते हैं सर, जबकि जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण के लिए सर हम 5 चरण पाते हैं। ये दोनों में अंतर था सर। जर्मनी के एकीकरण में रक्त एवं लोह नीति का भूमिका थी सर, उसके लिए युद्ध भी करना पड़ा, जबकि जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण में ऐसी बात नहीं मिलती है सर। और सर जर्मनी के एकीकरण में पारसा राज्य की भूमिका थी, एक विशेष राज्य की भूमिका थी। इटली का भौगोलिक अभिव्यक्ति हो चुका था पहले से ही,
उसके अंदर में वो एकीकृत हुआ। और सॉरी सर, अभी नहीं आता कर पा रहे। भारतीय इतिहास का काल विभाजन सर इसके बारे में आप बताइए, कैसे कैसे काल विभाजन मानते, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कैसे अब काल विभाजन करते हैं? सर, भारतीय इतिहास का काल विभाजन यूरोप के भांति ही किया गया है, लेकिन यूरोप में जैसे काल विभाजन में भिन्नताएं सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में पाते हैं, भारतीय इतिहास में इसको तथ्यात्मक रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। फिर भी एकात्मिक रूप में सर इसको बांटा गया है। प्राचीन काल सर आरंभ से लेकर के 712 ईस्वी तक माना जाता है, और 712 से 1761 तक मध्यकाल माना जाता है, और 1761 से वर्तमान तक सर आधुनिक काल की संज्ञा दी गई। 712 क्यों? सर बख्तियार बिन खिलजी का जो आक्रमण हुआ सर 712 ईस्वी में, इसके बाद यहाँ पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण 1196 में हुआ था। सॉरी सर, जहां तक सर 712 में एक मुस्लिम युग का यहाँ शुरुआत हुआ है सर। तो मुस्लिम युग का शुरुआत मध्यकाल की शुरुआत मानते हैं आप? आपको नहीं लगता है कि विभाजन है, सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रसित है? ऐसा नहीं है सर, क्योंकि उसमें दो भिन्न संस्कृतियों का मिलन हम पाते हैं। भारतीय संस्कृति और जो अरब की संस्कृति है, उससे एक नई सम्मिलन की धारा निकलती है, जो सांस्कृतिक जीवन में विविधता के आयाम को जन्म देती है। निश्चित रूप से मध्यकाल इसी के कारण इसको संज्ञा दी गई है। 1761 को क्यों मानते हैं आधुनिक काल की शुरुआत? क्योंकि 1761 में हम पाते हैं सर, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा शक्ति का नाश हो जाता है यहाँ पर सर, और भारत में एक राजनीतिक शून्यता की स्थापना होती है, जिसका प्रभाव कालांतर में अंग्रेजी शासन के विस्तार से शुरुआत होता है, जो 1764 के बक्सर युद्ध में दिखाई पड़ता है सर। तो आप ये मानते हैं भारत में आधुनिकता की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई? सर इसमें इतिहासकार में मैतक के एक नहीं है सर, भारत में आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन के विभाजन के संदर्भ में। लेकिन आधुनिक काल को संज्ञा सर ब्रिटिश के आगमन और ब्रिटिश सत्ता के मजबूतीकरण से देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन और भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन तीनों में दृष्टिगत स्पष्ट पाते हैं हम सर, इसलिए आधुनिक काल को वहां से माना जा सकता है। जो उपाश्रयवादी जो इतिहास लेखन है और मार्क्सवादी इतिहास लेखन है, इस दोनों में क्या अंतर है? क्षमा करें श्रीमान, इस पर मेरा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हो रहा है सर। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने एक घोषणा किया था जी सर, सभी पंचायत दिवस के अवसर पर ये सभी जो लैंड हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसको एकीकृत किया जाएगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, स्पेशल नाम स्वामित्व योजना के नाम से प्रचलित है। उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर स्वामित्व योजना के संदर्भ में सर उस सर्वे से जोड़ के दिया गया था, जिसमें अधिकार अभिलेख नया तैयार किया जाएगा, भूमि का अद्यतीकरण किया जाएगा और जिसको नेट से जोड़ा जाएगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की स्वामित्व उसमें स्पष्ट हो पाएगी। इसको क्या आधार कार्ड से जोड़ने की योजना है? सर बिहार के संदर्भ में ये अभी ऐसा कुछ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऐसी अभी कोई योजना नहीं है सर। अभी मूल केंद्रीकरण है, जो मेरा 20 जिलों में जो सर्वे के नए कार्य चल रहे हैं, जिसमें बिहार प्रशासनिक सेवा से नवप्रोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को महती जिम्मेदारी दी गई है बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में, उसमें सारे कार्य करने के लिए, और उसी पर मेन फोकस किया गया है सर। तो बिहार में चकबंदी फेल हो गया है, इसका क्या कारण होगा? सर बिहार में तत्कालीन प्रदेश में सर वर्ष 1994 में चकबंदी को बंद कर दी गई, लेकिन अभी भी सर 5 जिले के 38 प्रखंड में और गोपालगंज के सरैया कटैया प्रखंड में चकबंदी कार्य चल रहे हैं। सरकार इसको नई तकनीकी से लेस करने के उद्देश्य से आज के समाचार पत्र में भी प्रमुखता से दी गई है। चकबंदी कार्य को नए प्रणाली से आरंभ किया जाएगा और इसमें भूमि का वर्गीकरण जिस प्रकार निबंधन कार्यालय में मूल्य के आधार पर किया जाता है, वैसे करने का एक योजना है। और चकबंदी सर्वे के बाद
इसको आरंभ किया जाए। नॉर्दर्न स्टेट जो हरियाणा पंजाब है, वहां और हम लोग में क्या एक हर्डल क्या आया, मेजर हर्डल क्या था? नॉर्दर्न स्टेट ने अच्छे से अपना लिया, हम लोग में क्या प्रॉब्लम आया? सर इसके लिए देखा जाए तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत ये आते थे। जी। और अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत आने के तत्व यहाँ में जमींदार बहुसंख्यक थे, जिसको स्वत्व दिया गया था, अधिकार दिया गया था भूमि खरीद बिक्री करने का। जमींदारी प्रथा उन्मूलन के बाद यहाँ छोटे छोटे काश्तकार बने, और छोटे छोटे काश्तकार बनने के बाद चकबंदी के लिए उसको बड़े काश्तकार में परिवर्तन करने का एक सुझाव या एक प्रणाली अपनाई गई थी, लेकिन वो पूर्ण रूपेण यहाँ नहीं हुआ। भूमि सुधार के कई कार्यक्रम जैसे भूदान आयोग, सीलिंग एक्ट और कई सारे कार्यक्रम चलाएंगे, लेकिन सभी का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन किसी न किसी कारण से यहाँ पर संभव नहीं हो पाया, जिसके लिए सर बिहार और उड़ीसा कहीं न कहीं आज भी बीमारू राज्य की श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ राजस्व एवं भूमि सुधार के कार्यान्वयन 100% नहीं हो पाया। इसीलिए जोत का आकार यहाँ 0.4 हेक्टेयर प्रति किसान माना जाता है, जबकि बंगाल सब में जोत का आकार बहुत अधिक है, वहाँ कृषि का उपज भी अधिक है। अच्छा, अभी जो सर्वे का काम दिया गया है या जो भी है, तो ऑनलाइन डाटा अभी भी कितना % नहीं हुआ है? सर सर्वे के कार्य तो चल रहे हैं। ऑनलाइन डाटा जहां तक अभी हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जितने भी जमाबंदी हैं वह सारे ऑनलाइन हो चुके हैं लगभग। हाँ, लगभग सारे ऑनलाइन हो चुके हैं। कमोबेश एक पर अंचल में अगर बात की जाए तो 60 से 70 हजार जमाबंदियां जो हमारे विभाग के डाटा पर भूमि पोर्टल, एक है भूमि पोर्टल, उस पर उपलब्ध है। इस कार्य के लिए बिहार सरकार को एक सम्मान मिला है केंद्र सरकार से, हम लोग 3rd आए हैं। सॉरी सर, इसकी जानकारी मुझे नहीं है सर। आपका ऑप्शनल मैथिली भाषा एवं साहित्य। जी सर। आप मुझे ये बताएं, मैथिली भाषा के साहित्य के विकास में अगर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार या भाषाविद का नाम लेना चाहेंगे तो किनका नाम लेंगे? मैथिली भाषा के विकास में अगर नाम लिया जाए सर तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर से ही नाम लिया जा सकता है। उसके बाद विद्यापति का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। अन्वेषण के रूप में अगर नाम लिया जाए तो चंदा झा का नाम, डॉक्टर गिरियर्सन जी एक अंग्रेज थे, उन्होंने अन्वेषण, मैथिली भाषा के अन्वेषण में महती भूमिका निभाई। साहित्यकार के रूप में आगे आ जाने पर उमापति, विद्यापति, सुरेंद्र झा सुमन जी, उमापति आदि रचनाकार का नाम उल्लेखनीय है। आप उनमें सर्वश्रेष्ठ किसको मानते हैं? सर निश्चित रूप से साहित्यिक रचना और मैथिली को जन जन तक पहुंचाने में विद्यापति को अतुलनीय माना जा सकता है। अच्छा, विद्यापति को दरबारी कवि कहा था, ठीक है? उनकी कौन सी ऐसी रचना है जिसको आप कह सकते हैं जिससे जन जन से जुड़ाव देखने को मिलता है? विद्यापति की रचनाएं सर, विद्यापति के गीतावली की अगर संज्ञा दी जाए तो जो जन जन के कंठाहार के रूप में बसा हुआ है, उनके गीत, चाहे वो भक्ति पद के गीत हो या सिंगारिक गीत हो, उनकी रचनाएं आज भी मिथिला के संस्कृति जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है सर, और आज भी है, जो विद्यापति को दरबारी से हट करके आम जन। उसकी भक्ति के गीत कोई याद है आपको? जी सर, भक्ति के गीत याद है सर। सुनाइए कोई। जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भावनी माया, सहज सुमति बर दिया है गोसानी,
अनुगति गति तो पाया, वासर रैन सवासन शोभित, चरण चंद मणि चू। अच्छा, एक मिनट, इसका मीनिंग आपको पता है? जी सर। बताइए तो क्या है? ये सर भगवती की आराधना है। गोसाउनी के रूप में, जो मिथिला के घर घर में एक गोसाउनी अपनी भगवती होती है, माँ काली के रूप में भैरवी का वंदना किया गया है, जिनमें उनके रौद्र रूप का वर्णन है, श्यामल रूप का वर्णन है, जिसमें माँ भगवती अपने दुष्ट दानवों का जो प्रहार करती है। नहीं, आप पहला लाइन, पहले दूसरे लाइन का मीनिंग बताइए ऐसे करके। जय जय भैरव असुर भयानी, यानी भैरव के रूप में काली भगवती हैं, असुर भयानी, असुर यानी राक्षस को डरावने वाली हैं। सहज सुमति बरदी, सहज माने वैसे वरदान हमको ज्ञान दे, सुमति दे। जय सहसुमति बरदिया ए गोसाउनी, गति अनुगति तो पाया, आपके गति में रह करके ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। रायन सवासन शोभित, यानी वासन पर जितने उनका शब्दा होते हैं उस पर आपके चरण हैं सर। चरण चंद्रमणि चूड़ा, उनके चरण में चंद्रमा रूप और उनके चूड़ा, गर्दन में जो मुंडमाल है वो चूड़ा रूपी मुंडमाल है सर। इसका सर किस राग में गाया गया है ये सर? रौद्र रूप है सर इसमें। नहीं, हम राग पूछ रहे हैं। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा, विद्यापति की रचना में कुछ प्रमुख छंदों का इस्तेमाल किया गया, छंदोबद्ध रचना होती थी। किन छंदों का इस्तेमाल किया है विद्यापति ने अपनी रचनाओं में, विशेषकर पदावली में? सर वर्णिक छंद का प्रयोग किया गया है सर, कहीं कहीं मात्रिक छंद का भी प्रयोग है उसमें। क्या वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, छंद स्पेसिफिक बताइए विद्यापति ने यूज करा है। जी सर, छंद के रूप में, सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहे। अच्छा, आप मैथिली नाटक के विकास में किनको आप सर्वोपरि रखेंगे? सर मैथिली नाटक के विकास में आधुनिक नाटक, मैथिली नाटक के भी हेलो, आवाज आ रही हो क्या? ना, आ रही है। नेटवर्क से करवा देंगे। जी सर। सर जी सर। सबसे नाटककार का नाम बताइए। मुंशी रघुनंदन दास है सर। महेंद्र मलंगिया है नाटककार सर। इसनाथ झा है सर। और आधुनिक नाटक पंडित जीवन झा है सर। महेंद्र मलंगिया की कुछ रचना बताइए जो रंगमंचीय दृष्टिकोण से काफी प्रसिद्ध रहा। जी सर, ओकड़ आंगन बड़ा मासा, अच्छा, जो अंकीय मंचन के लिए सर प्रसिद्ध है। अच्छा, मैथिली साहित्य में प्रयोगवादी रचना का भी स्वरूप देखा जाता है। जी सर। किनको आप प्रयोगवादी रचनाकार मानते हैं? सर प्रयोगवादी रचना के रूप में इसनाथ झा को माना जा सकता है सर। नहीं, आपके सिलेबस में है प्रयोगवादी रचना।
सर यात्री जी को माना जा सकता है सर। नहीं, वो प्रगतिवादी कवि थे। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या अंतर है? प्रयोगवाद हुआ हुआ जो सर नवीन धारा जो आरंभ किए साहित्य का, वो प्रयोगवादी हुए सर। प्रगतिवाद हुआ जो सर साहित्य के समाज के उन हिस्सों को जोड़े अपनी रचनाओं में, जो समाज को आगे प्रगति की ओर पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। नागार्जुन और विद्यापति दो धुरी है मैथिली के। जी सर। इन दोनों में मूल रूप से, खासकर शिल्पगत रूप से 3 अंतर बताइए। क्या अंतर था जो कि लेखन शैली में शिल्पगत रूप से, यानी काव्यगत रूप से? सर यात्री जी की लेखन शैली बिल्कुल जनमानस ठेठ मैथिली का रूप कहा जा सकता है सर। विद्यापति की लेखन शैली संस्कृत शब्दों से, अभट रचनाओं से मिलती जुलती है सर, पहला सर। दूसरा अंतर, विद्यापति श्रृंगारिक और भक्ति पद की रचना करते थे और यात्री जी की रचना मानव जीवन से जुड़ी हुई अंतर्द्वंद और वेदना को स्पष्ट किया हुआ है सर। तीसरी सर, यात्री जी की रचनाएं प्रगतिवादी था सर। विद्यापति जी की रचनाएं में दरबारी प्रवृत्ति झलक देखने को मिलती है। अच्छा। खाने के लिए नागार्जुन और विद्यापति दोनों संस्कृत में भी लिखा करते थे। जी सर। अब नागार्जुन संस्कृत में जो लिखा करते तो अलग नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? बोल देता हूँ मम्मी को पूछने के लिए। टाइम हो जाएगा ना, बाहर से कुछ नहीं। संस्कृत में, सॉरी सर, संस्कृत में नाम उनका। अच्छा सर की अनुमति हो तो अनुमान लगा सकते हैं सर। लगाइए। सर वैद्यनाथ मिश्र के नाम से सर लिखते हैं। नहीं, वैदेही नाम से लिखते थे। जी धन्यवाद सर। अच्छा, कुछ संस्कृत में रचना है याद आप उनकी? क्षमा करें श्रीमान, अभी नहीं याद है। अच्छा, मैथिली से अंतिम प्रश्न है आपको से कि विद्यापति को पुरुषार्थ का कवि कहा जाता है। जी सर। क्यों कहा जाता है? पुरुषार्थ के जो 4 तत्व होते हैं सर, काम, मोक्ष, जो चारों तत्व, उनमें उनकी आपने 2 ही बताया, 4 बताइए पहले पुरुषार्थ के। काम, मोक्ष, जन्म, सॉरी सर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये चारों तत्व उनकी रचनाओं में मौजूद थे सर। बताएंगे ना, उदाहरण देके बताएंगे। काम कहाँ है? काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम, अर्थ, मोक्ष। तो कहाँ क्या यूज किए हैं विद्यापति? कैसे? काम के रूप में उनकी श्रृंगारिक रचनाएं हैं सर जी। मोक्ष के रूप में जब गंगा की जो स्तुति की गई है अंतिम समय में, वो उनकी मोक्ष की रचना है सर। और जय जय भैरवी असुर भयावनी, इस प्रकार की रचनाएं उनकी धार्मिक रचनाएं हैं। अच्छा, अर्थ और एक सर याद नहीं अभी कर पा रहे हैं सर। चलिए ठीक है पंकज जी, कर रहे हैं। आप बताइए कैसा फील हो रहा है? कहाँ अच्छा किए हैं, कहाँ खराब किए हैं, ये बताइए सर। विश्व इतिहास में सर पूरा गड़बड़ किए सर। अच्छा, विश्व